सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम शुरू करेंगे जीएस पोर्शन। जीएस पोर्शन में जो हमारा पहला विषय है वो इतिहास है और इतिहास को हम ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हल करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर डिफेंस में, वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और मैं वही क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जीडी 2019 के पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा और आप एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चंस अपना तैयार करेंगे। शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, लिखा है सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा? तो सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूटा। प्रश्न ये पूछता कब टूटा, तो 1991 आप कह सकते हैं। दूसरा, विक्टन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है जब यूएसएसआर टूटा तो उस समय उसके राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विक्टन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। आप लोग को पता है शीत युद्ध रशिया यानी यूएसएसआर और यूएसए के मध्य हुआ था। सेकंड प्रश्न है, बास्तीन जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है ये प्रश्न। बास्तीन जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। किस क्रांति को? फ्रांसीसी क्रांति को। अच्छा, बास्तीन जेल की घटना घटित कब हुई? 14 जुलाई 1789 को। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन चारों में से रूमी, गांधी, बुद्ध और स्वामी विवेकानंद में से किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया की ज्योति कहा जाता है? तो ये है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति कहा जाता है। और इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। प्रश्न ये बनता है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो महात्मा बुद्ध के ऊपर। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो एडविन अर्नाल्ड। यानी यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए। अच्छा, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर की संज्ञा विसेंट चर्चिल ने दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी वो हैं जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और इन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा इसलिए दी थी विसेंट चर्चिल ने क्योंकि ये धोती और कुर्ते में पहुंच गए थे लंदन। द्वितीय गोलमेज जो समिट हुआ था उसमें भाग लेने के लिए, इसलिए इनके वेशभूषा और पहनावे पर कमेंट करते हुए विस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई। अच्छा, ये नागपुर में तो हुई, लेकिन ये बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ते हैं। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। इम्पॉर्टेंट इसलिए है नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ था क्योंकि इस समय ही कांग्रेस का जो संविधान था जिससे कांग्रेस पार्टी चलती थी, राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, उसमें परिवर्तन किया गया। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में आपसी गृह युद्ध चल रहा था। श्रीलंका अभी भी वर्तमान में अगर बात करें तो श्रीलंका अभी भी गृह युद्ध से झुलस रहा है। लेकिन अगर इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका में गृह युद्ध पहली बार कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। श्रीलंका की सरकार 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा जा रहा था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध थे। प्रश्न ये बनता है, जीन जैकस रूसो क्या थे? चित्रकार थे, चिंतक थे, सम्राट थे या चिकित्सक थे?
जिन जेकस रूसक एक चिंतक थे। चिंतक वो होता है जो किसी भी घटना पर चिंता करता है और उस घटना से हुए हानि या लाभ के बारे में बताता है। तो जिन जेकस रूसी एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जिन जैकस रूसो ने। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न से हमने 3 प्रश्नों को हल किया। शुरू करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिनसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इससे कौन सा अधिनियम एक्ट कहते हैं? याद रखना, इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं। ये 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था और 1857 की क्रांति जो है वो शुरू की थी मंगल पांडे ने, जो कि बैरकपुर की छावनी में सिपाही के पद पर थे। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। प्रश्न ये भी बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहने जाने लगा? तो ये कहा जाने लगा 1858 भारत शासन अधिनियम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की। प्लीज सन भी याद रखें क्योंकि सन कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय बैठक की? तो 5 मई 1931 को महात्मा गांधी ने सुधार के प्रारूप पर लॉर्ड इरविन से बात की। इसको गांधी और इरविन समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 को की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है? किसी ने अपनी लाइफ के बारे में एक किताब लिखी, उसे आत्मकथा कहा जाता है, इंग्लिश में बायोपिक कहा जाता है। अच्छा, इस बायोग्राफी कहा जाता है, बायोपिक नहीं कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है, जो कि अपने बारे में लिखते हैं। तो उस किताब का नाम था एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और ये किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने। सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। जरूरी है ये याद करना, हो सकता है अगली बार जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पूछ ले। तो इसका नाम था टुवर्ड्स फ्रीडम, हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता की ओर। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, मतलब इन्होंने आग के पंख दिए। विंग्स ऑफ फायर का मतलब क्या है कि इन्होंने आग के पंख दिए। आगे देखते हैं, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? सभी को पता है हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। जयपुर, हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में लाल किला है। आगरा में ताजमहल है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? देखो, अभी गांधी इरविन समझौता आया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 1931 में हुआ था, ठीक है, उसकी डेट आप याद कर लीजिएगा। देखिए, उसी से रिलेटेड 2019 में एसएससी जीटी में एक और प्रश्न बना कि गांधी इरविन समझौता भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये याद रखना कि ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, उसी से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित था।
गांधी इरविन समझौते भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 को हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है। और रॉलेट एक्ट की बात करें, जो रॉलेट एक्ट था वो 26 जनवरी 1919 में पास हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 में। तो डेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को प्रेरित किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत था वो टीपू सुल्तान ने प्रेरित किया था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में बनी थी। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो अगर बात करेंगे तो कव्वाली जो है ये ऐसा सूफी भक्ति संगीत का प्रारूप है जो कि भारत के उपखंड में जन्मा है। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भारतीय संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। आगे आते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? प्रश्न ये भी पूछ सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? प्रश्न का प्रारूप चेंज हो सकता है लेकिन आंसर नहीं। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1928 में कोलकाता में की थी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्मा, और ब्रह्मा क्या है? राजा। तो राजा राम मोहन रॉय याद रखिएगा। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे? ये सबको पता है, बिस्मिल्लाह खान। देखिए ऐसे प्रश्न भी आए थे। सारे प्रश्न टफ नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न रिपीटेड आते हैं जिसको हमें पकड़ना है। आज हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, अभी मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध याद रखना 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और 1857 में को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये याद रखना है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ये युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था 1757 में, याद रखिएगा। भारत का लौह पुरुष सबको पता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनकी मूर्ति अभी नर्मदा के तट पर बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा की उपाधि दी थी। यानी पता चल गया कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में मोहनदास करमचंद यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में जमींदारी प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। याद रखना, कॉर्नवालिस जमींदारी प्रणाली लेकर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। पूछा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि इसी ने प्लासी युद्ध का नेतृत्व किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये बनता है कि इन चारों में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है और बादशाह खान की उपाधि दी गई है? तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहला महिला प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की? सीधे इस प्रश्न का यही मतलब है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने केवल अपना एक ही कार्यकाल पूरा किया है। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। मसौदा क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। डेट भी याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। KM मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे। प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल जो है आदमगढ़ का शैलाश्रम नहीं है। आगरा का किला विश्व विरासत यानी यूनेस्को में शामिल है। भीमबेटका शैलाश्रय भी शामिल है। अजंता की गुफाएं भी यूनेस्को में शामिल है। आदमगढ़ शैलाश्रम विश्व विरासत स्थल नहीं है। ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में है। आगरा का किला, भीमबेटका किला, अजंता की गुफाएं, ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? सबको पता है कि रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने थे। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी थी। निम्नलिखित में से वही क्वेश्चन है, ये रजिया सुल्तान वाला है, लेकिन इसके हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। और कैकुबाद बलबन का पोता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो मेहरगढ़ है, बुर्जहोम भी है, कोलीडिहवा भी है, लेकिन कुंतासी नहीं है। ये नया नाम है, ये नहीं है। कुंतासी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो ये है महात्मा गांधी ने। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और चरखा वाला जो भारतीय झंडा बनाया गया था, उसका डिज़ाइन महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखने योग्य तथ्य है। ये अभी आप परेशान मत होइएगा, मैं भी नया हूँ, इसलिए इसमें इतना समस्या आ रहा है। महात्मा गांधी थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिज़ाइन किया था। महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान बनाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिज़ाइन किया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सारे के सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर पॉइंट्स रहेंगे तो आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो यह है एलोरा में, एलोरा की गुफा में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा की गुफा में मिलता है। अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। ये तीनों अपने आप में प्रश्न आते। कनेरी गुफाओं में बौद्ध कला का चित्रण किया गया है। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती थीं? तो पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अभी वर्तमान में 206 है बायोलॉजी के अनुसार। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में अभी वर्तमान में 206 हड्डियां होती हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है नेवार यानी शिव संप्रदाय से है। अलवार जो है वो विष्णु को मानने वाले थे। ठीक है, तो तंजौर में बृहदेश्वर नैनार संप्रदाय से संबंधित है। नैनार भगवान शिव के भक्त होते थे। अलवार वैष्णव यानी भगवान विष्णु के भक्त होते थे। आदिशक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता था। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है, यानी कि किसकी बायोग्राफी है? तो ये है आपकी है बायोग्राफी नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला आपको पता होगा किसके लीडर हैं? तो नेल्सन मंडेला आपके लीडर हैं मुस्लिम साउथ अफ्रीका के। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये
किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और पुरातत्व सर्वेक्षण जो मंत्रालय है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं हैं। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो गोल गुंबद आपका बीजापुर में है। गोल गुंबद बीजापुर में। चार मीनार हैदराबाद में है। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं हिंदुस्तानी परंपरा से। रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पृथ्वी शिखर बैठक जो है ये आयोजित की गई थी 1992 में। रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक 1992 में आयोजित की गई थी। यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में चलाया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। आपको बता रहा हूँ ये वही आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोश की प्रथा शुरू की थी? तो ये शुरू की थी आपका गयासुद्दीन बलबन ने, सिजदा और पाबोश। गुलाम वंश के शासक बलबन ने सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पैबोस सम्राट के पैरों की चूमने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही। ये सारे अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कुछ भी मत छोड़िएगा, मेरी बात मानिए, मेरे साथ जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिएगा और जो मैं पढ़ाऊँ उस पर पूरा कमांड करिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बदगाम दास विभाग की स्थापना की थी। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण को कहा जाता है वैश्वीकरण। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्षेत्र और उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है और उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था, जो कि 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। चौसा का युद्ध हुआ था। 26 जून 1539 यानी 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है, तीनों युद्ध याद होने चाहिए। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। निम्न में कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो ये है आपका हम्पी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में जन्मी थी और ये मंदिर कला यानी कि मंदिर के निर्माण में एक बेहतरीन कला के रूप में उभर कर आई थी। 1526 अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 युवक ने की थी। बुक्का नाम के 2 युवक ने की थी। कोलार का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धार्मिक अधिकारी को धम्मा महामात्र कहा जाता था, जो कि धर्म से संबंधित सभी विवादों को निपटाते थे। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्म महामान नाम से जाना जाता था। अशोक के 5वें अभिलेख में धम्मा महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्रा की नियुक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नगर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? तो ये है आपका खजुराहो का मंदिर।
श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। हम्पी और मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ताजमहल की प्रतिकृति यानी कि ताजमहल के ही आधार पर बनाया गया था ये मकबरा, और इसको बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। चंदर नगर फ्रांस का उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया था। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वो पहले अग्नि थे, क्योंकि आग की खोज हुई थी, फिर इंद्र थे, फिर सोम थे। ये इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में के समूह में अग्नि, इंद्र और सोम तथा तरुण आते हैं। इस वर्ष इंद्र वर्षा के देवता थे, इनको पुरंदर भी कहा जाता था। प्रश्न ये बनता है कि वैदिक काल में पुरंदर की संज्ञा किसको दी गई थी? तो आप उत्तर लगाएंगे इंद्र। सोम को वनस्पति और अधिपति माना जाता था, यानी पेड़ पौधों के देवता सोम को माना जाता था, और वरुण को समुद्र का देवता माना जाता था। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो चोल शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी, और नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था इनमें में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट। आज हम 49 क्वेश्चंस का समावेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और मैं आगे के साथ पार्ट 2 के साथ भी जुड़ूंगा। इसके 100 से 150 क्वेश्चन मैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसका ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट 1 था। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।